अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? अच्छा जी, आज हमने जो पढ़ना है चैप्टर 21, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है। फाइनेंशियल पोजीशन की कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन से क्या मुराद है? अगर सिंपल टर्म से हम बात करें कि 1 SOFP, 2 SOFP, इन दोनों को इकट्ठा करके एक फाइनेंशियल यानी दो या तीन या जितनी भी हों, ठीक है, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इकट्ठा करके एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, इसको कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कहा जाता है। ठीक है। अब यानी हमें ये ज़रूरत क्यों पेश आती है, क्यों हम बनाते हैं इस चैप्टर में वो सब, और कैसे बनाते हैं, क्या रूल्स अप्लाई होते हैं, वो तमाम हम पढ़ेंगे। ठीक है। पेरेंट क्या है, सब्सिडरी क्या है, पेरेंट। अब ये होता कैसे है? मिसाल के तौर पर आपकी एक कंपनी थी, ठीक है, कंपनी ए। अब आपकी कंपनी काफ़ी प्रोग्रेस कर गई है, बहुत अच्छा रेवेन्यू कमा रही है, तो आप सोचते हैं कि एक और कंपनी ले लो जी। ठीक है। आपने कंपनी बी का यानी अब जो है ना, कंपनी बी का 50% से अबोव आपने इसका शेयर्स ले लिए। ठीक है। 50% से ज़्यादा आपने ये परचेज कर ली, तो ये कंपनी क्या हो जाएगी, आपके कंट्रोल में आ जाएगी, और आपके वोटिंग राइट्स भी आपके बहुत ज़्यादा हैं इस कंपनी में। आप ही सब कुछ मैनेज कंट्रोल करते हैं रिटर्न्स पे। ठीक है। तो फिर ये आपकी कंपनी कंट्रोल में आ जाएगी, तो सब कुछ आप इसका मैनेज कर रहे होंगे। ठीक हो गया। तो ये यानी अब आप एक ग्रुप कंपनीज में आ गए हैं कि आप अब एक कंपनी नहीं, दो तीन कंपनीज यानी आपकी कंपनी के अंडर आ गई हैं, आपकी ग्रुप कंपनीज बन गया है। ठीक है। तो अब जब इन्वेस्टर देखेंगे यार ये कंपनी ए में मैं इन्वेस्ट करूं, तो क्योंकि कंपनी ए ने तो ये भी खरीदी हुई है कंपनी। ठीक है। तो अब क्या किया जाए यार, ये इसकी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखनी पड़ेगी, इसकी भी। अगर कंपनी ए ने कोई तीसरी कंपनी कंपनी सी भी परचेज कर ली, तो फिर अब तो उस इन्वेस्टर को सी भी देखनी पड़ेगी यार, ये तो बड़ा लंबा चक्कर हो गया। तो इस कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए, ताकि सब के लिए, सब स्टेक होल्डर्स के लिए आसानी हो, हम इन तीनों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इकट्ठे करके एक ही बना देंगे, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसके एसेट्स सबको यानी इकट्ठा करके एक ही बना देंगे। अब सब्सिडरी कौन होती है? पेरेंट। पेरेंट जो दूसरी कंपनी लेता है, जिसके ऊपर उसका कंट्रोल आ जाता है, ठीक है, तो वो पेरेंट होती है। अब ये जो कंपनी खरीदी जाती है, ठीक है, जो कंपनी पेरेंट ए खरीदेगा, वो कंपनी सब्सिडरी कहलाती है उसकी। ठीक है। कंट्रोल। कंट्रोल कैसे होता है? पावर ओवर द इन्वेस्टी होती है, यानी इसके ऊपर वो पावर एग्जर्ट कर सकता है। फिर जो है वोटिंग राइट्स का हक रखता है। फिर जो है जो डिविडेंड्स मिलते वगैरह होते हैं, उनमें चेंजिंग करने का भी राइट रखता है कि कब देने हैं कब नहीं देने हैं। ठीक है। वो सब डिसीजन अगर पेरेंट कर सकती है, तो इसका मतलब पेरेंट के कंट्रोल में है सब्सिडरी। ठीक है। तो कंसोलिडेटेड और ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। जैसा कि मैंने आपको कहा 50% या इससे ज़्यादा हो, जैसे कि ए ने बी के 60% ले लिए, तो ये क्या है? 60% इसका कंट्रोलिंग है, कंट्रोल इसका यानी ओवरऑल सारा ही होगा, क्योंकि वो 40% इन्वेस्टर, तो यानी अब 10 बंदे हैं, ठीक है, 10 में से 6 एक साइड हैं, 4 एक साइड हैं, फैसला मेजोरिटी का माना जाएगा। ठीक है। लेकिन अब ये सारा का सारा इनका तो नहीं ना होगा। अब ये 60% जो है कंपनी ए का होगा, जबकि 40% प्रॉफिट नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट से रिलेट करेगा, यानी ये 40% शेयर्स और छोटे छोटे मोटे इन्वेस्टर्स ने लिए हुए होंगे, तो ये सारा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट जाता है, यानी ये नॉन कंट्रोलिंग एरिया है कंपनी ए के लिए। अंडरस्टूड? ट्रेड और सिंपल इन्वेस्टमेंट। ट्रेड और सिंपल इन्वेस्टमेंट, आपने इसने इस कंपनी के 5% ले लिए शेयर, 10% ले लिए, ठीक है, तो इस कैटेगरी में। फेयर वैल्यूज। इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग। फेयर वैल्यूज यानी मार्केट वैल्यू, चीज़ कितने में अभी यानी सेल हो सकती है आज की डेट में, आज की डेट में। ठीक है। इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग, अगर ये कंपनी दोनों यानी एक ही कंपनी की हैं, कंपनी ए है, कंपनी ए ने कंपनी बी खरीदी हुई है, अब ये आपस में ट्रांजैक्शन करती हैं, कंपनी ए कंपनी बी को कोई चीज़ सेल करती है, कंपनी बी कंपनी ए को कोई सेल करती है, तो ये इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग एग्जेम्प्ट होती है कंसोलिडेशन में। क्यों? क्योंकि इसकी सेल हमने तो दोनों का इकट्ठा लिखना है ना, तो क्या फायदा, यानी एक के रिसीवेबल दूसरे के पेएबल होंगे, दूसरे के पेएबल एक के रिसीवेबल होंगे, तो नल इफेक्ट आ जाएगा ग्रुप कंसोलिडेशन में। ठीक है। तो फिर जो है
अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, पर्प, यानी इसने इसको बेचा और उस पर प्रॉफिट हो गया, तो ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। यानी आपस में कौन सा प्रॉफिट होता है? आपस में, क्योंकि हमने तो, ये ग्रुप है, ग्रुप में हम एक दूसरे को चीज बेच के, यानी कैसे प्रॉफिट, बहन ने भाई को यानी चीज बेची तो क्या प्रॉफिट, एक ही तो घर है, ठीक है, पैसे तो यानी वो एक ही घर से आगे पीछे हो रहे हैं, ठीक है। अगर किसी हम दूसरे को बेचते हैं, यानी अगर ये इस ग्रुप, ये समझ लें सर्कल ग्रुप है, इस सर्कल से ग्रुप, ये थर्ड पार्टी को ये चीजें सेल हो रही हैं, तो वो वाला प्रॉफिट अनरियलाइज नहीं होगा, ठीक है। तो इसकी भी डीलिंग होगी। एक्विजिशन पार्ट वे थ्रू द ईयर, कोई मिड वे में आपने लिया कोई, यानी एक तो ऐसा होता है ना, आपने साल के ईयर में ही कंपनी ले ली, ठीक है, दूसरी कंपनी का भी स्टार्टिंग ईयर था वो आपने ले ली, या दूसरी कंपनी को 6 मंथ गुजर गए थे, अब 6 मंथ बाद आपने कंपनी वो ली, तो उसकी डीलिंग कैसे, ये सब कुछ हम यहाँ पढ़ेंगे। गुडविल, ठीक है, ठीक है, काफी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ग्रुप यानी जब पेरेंट एंड सब्सिडरी, पेरेंट इन्वेस्टर होता है, सब्सिडरी इन्वेस्टी होती है, ठीक है। फिर कंट्रोल, IFRS 10 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में IFRS 10 डील करता है, क्या कहता है, कंट्रोल कब होगा, जब पावर ओवर द इन्वेस्टी होगी, ठीक है। नॉर्मली कब एक्सरसाइज होती है, मोर देन 50% आप इक्विटी शेयर लेते हो, या फिर मेजोरिटी वोटिंग राइट्स होता है आपका, ठीक है। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 5 में से 3 आपके हों, कंट्रोल आपके हाथ में है, ठीक है। एक्सपोजर और राइट्स टू वेरिएबल रिटर्न्स, वेरिएबल रिटर्न्स आपके हक में हूँ, यानी आप भी वो लेने के काबिल हूँ। फिर जो है एबिलिटी टू यूज पावर, आप पावर लगा के अमाउंट ऑफ इन्वेस्टर रिटर्न्स डिसाइड कर सको, उसको अफेक्ट कर सको, आप कहोगे इतने डिविडेंड देने हैं जी, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ठीक है। तो IFRS 10 के हवाले से डेफिनेशन, ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज वन इन विच इन्वेस्टर नीदर अ सब्सिडरी, सब्सिडरी की डेफिनेशन कब पूरी होगी, 50% शेयर्स मोर देन हाफ ऑफ द डायरेक्टर्स, यानी वोटिंग राइट्स मोर हों, फिर जो कंट्रोल हो तो सब्सिडरी बनेगी। इट इज अकाउंटेड फॉर एज फाइनेंशियल एसेट एंड नॉर्मली मेजर्ड एट फेयर वैल्यू एट ईच रिपोर्टिंग डेट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है, उसमें सब्सिडरी नहीं होती है, ठीक है, आपकी नॉर्मल इन्वेस्टमेंट होती है। रिक्वायरमेंट टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स, ठीक है, आपको बताया है, कंबाइंड एंटिटी के तौर पर इन्वेस्टर्स को भी मुश्किल नहीं होती, ठीक है, ये रीड कर लीजिएगा। फिर बेसिक मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग अ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कैसे बनाया जाता है, भाई कंपनी ए के एसेट और कंपनी बी की लायबिलिटीज इकट्ठे करते जो लाइन बाय लाइन बेसिस के। फिर इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी इंक्लूडेड इन पेरेंट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इज रिप्लेस्ड बाय गुडविल एसेट, ठीक है। इस लाइन से क्या मुराद है, इस लाइन से मुराद ये है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है, ठीक है, आप क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड करते हो। मिसाल के तौर पर आपने 500,000 की एंटिटी ली है, यही बात है, यानी दूसरी कंपनी 5 लाख में खरीदी है। अब इस 5 लाख को आपकी स्टेटमेंट में शो होना चाहिए ना, ठीक है। आप इस 5 लाख की बजाय क्या शो करते हो अपनी स्टेटमेंट्स में, उसके सारे एसेट्स, क्योंकि आपने 5 लाख की क्यों खरीदी है, 5 लाख की इसलिए तो खरीदी है आपने कि इसकी वैल्यू 5 लाख की है, यानी इसके एसेट्स जो अंदर हैं उसकी वैल्यू 5 लाख के बराबर है, ठीक है। अनदर चीज भी होती है, आपको पता है, अब मैं कहता हूँ इसके एसेट की वैल्यू जब काउंट की गई, यानी सारे इसके पास जितनी इन्वेंट्री वगैरह, इसकी बिल्डिंग 4,50,000 थी, ठीक है। तो 4,50,000 थी, 4,50,000 थी। तो अब बकाया के 5,000 आपने क्यों दिए, 50,000 आपने 50,000 मोर इसको क्यों दिया, तो वो आपने इस वजह से दिया कि इसकी गुडविल की वजह से, अंडरस्टूड, इसकी गुडविल की वजह से आपने एक्स्ट्रा जो पेमेंट की, वो गुडविल है, यानी बिजनेस की एक रेपुटेशन थी, बिजनेस का एक नाम था, वो आपने पे किए, ठीक है। आप क्या करते हो, यानी ये जो इन्वेस्टमेंट है किससे डिवाइड हो जाती है, यानी गुडविल, और आप ये उसके नेट एसेट, सारे के सारे एसेट लायबिलिटीज वगैरह रिकॉग्नाइज करते हो, अंडरस्टूड। इक्विटी शेयर कैपिटल में कोई चेंजिंग नहीं आती सब्सिडरी के, ठीक है, क्योंकि अब वो आपके कंट्रोल में आ जाते हैं। अमाउंट एट्रीब्यूटेबल नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड, ठीक है, तो वो हम सेपरेटली शो करते हैं, इतना नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है जी। तो द ग्रुप शेयर ऑफ सब्सिडीज पोस्ट एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग इज कैलकुलेटेड एंड इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग, जब से आपने सब्सिडरी खरीदी है उसके बाद की रिटेन्ड अर्निंग आप ग्रुप में ऐड करते हो, ठीक है। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के बारे में दोबारा रीड कर लीजिएगा।
ठीक है, यानी वो आपको बता चुका है, यानी 80% खरीदा है, ये आपकी कंट्रोलिंग में है, कंट्रोल में है। रिमेनिंग 20% नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है, ये आपने राइट करने हैं। कितने बार देख लें इधर, थ्री थ्री टाइम्स, और ताकि जुबानी हो जाए आपको, ताकि फिंगर टिप्स पे हों, जो ये करेगा फिर वो भी अपना रिजल्ट खुद ब खुद उसको दिखाई दे देता होता है, ठीक है। आपने पहले भी काफी देखा है, जो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा उसके रिजल्ट में डिफरेंस होगा। ठीक है, एस्टैब्लिश ग्रुप स्ट्रक्चर। ठीक है, ग्रुप स्ट्रक्चर पहले आप ये ऐसे बना लें कि पेरेंट ने कितना लिया हुआ है सब्सिडरी का, डेट ऑफ एक्विजिशन कब की है, फिर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वर्किंग जो आपने करनी है, नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी आपने फाइंड करना है। नेट एसेट्स यानी इक्विटी, इक्विटी वाली साइड। ठीक है, नेट एसेट्स यानी एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। नेट एसेट्स आपने फाइंड करने हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल प्रीम, ये किसके हैं, सब्सिडरी। आप सब्सिडरी एट डेट ऑफ एक्विजिशन, जब लिए आपने उसके कितने थे, जब एट द रिपोर्टिंग डेट कितने थे, और पोस्ट एक्विजिशन जो आपकी वर्किंग में इन्वॉल्व होंगे ज्यादातर। ठीक है, पोस्ट एक्विजिशन, यहाँ पे आप एक और कॉलम भी बना सकते हैं, पोस्ट एक्विजिशन। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, पोस्ट एक्विजिशन। अक्सर ये शेयर्स बिल्कुल सेम ही होते हैं, नो डिफरेंस। ठीक है, फिर रिवैल्यूएशन सरप्लस, रिवैल्यूएशन सरप्लस एट द डेट ऑफ एक्विजिशन $5,000 था समझ लें, अब ये $7,000 हुआ है, तो पोस्ट एक्विजिशन में टू से इजाफा हुआ है। फिर रिटेन्ड अर्निंग, पहले थी सब्सिडरी की 4,000, ठीक है, अभी जो है 5,000 हो गई, यानी 1,000 का प्रॉफिट अर्न किया है सब्सिडरी ने, तो वो पोस्ट एक्विजिशन वाला प्रॉफिट आपने ऐड करना होता है। फिर यहाँ पे अगर कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट हो, ठीक है, तो वो भी करनी है। यानी एक्विजिशन में फेयर वैल्यू थी, यानी किसी चीज की वैल्यू थी, फिर वैल्यू एडजस्टमेंट ऑफ लैंड समझ लें। ठीक है, अब लैंड की वैल्यू थी $5,000, ठीक है, अब वो बढ़ के $6,000 हो गई, तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट एट एक्विजिशन 1 है। ठीक है, तो रिपोर्टिंग डेट भी अगर चेंज नहीं हुई तो 1/1 ही लिखोगे। समझ आई? ठीक है, तो ये चीजें आपने एडजस्ट करना होंगी, ये चीजें आपको रिक्वायर होंगी, ये कॉलम सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो फिर देखें आपने गुडविल कैसे निकालनी है। गुडविल का ऊपर मैंने आपको पूरा मेथड बनाया, बताया था। कंसिडरेशन पेड, यानी आपने 5 लाख की अमाउंट पे की। ठीक है, अब इसमें क्या है, अगर आपने 80% उस कंपनी के शेयर्स 5 लाख के लिए, तो अगर 20% के और लेते तो आपको और देना पड़ते ना, यानी समझ लो उस 20% की वैल्यू थी 50,000। ठीक है, टोटल कंपनी की वैल्यू क्या हो गई, 5,50,000। ठीक हो गया। अब इसमें कंपनी के नेट एसेट्स जब आपने कैलकुलेट किए, तो नेट एसेट्स की वैल्यू निकली 4,70,000, 4,70,000। ठीक है, नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी की वैल्यू निकली, फिर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट एक्विजिशन की वैल्यू निकली 4,70,000। तो आपने एक्स्ट्रा किस चीज का पे किया? ठीक है, यानी ये फिर आप लेस करोगे, आपको एक्स्ट्रा अमाउंट आ जाएगी कि आपने एक्स्ट्रा किस चीज का पे किया, तो वो गुडविल होगी। ठीक है, यहाँ पे जो 80,000 आ रही है, अंडरस्टूड। फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पीड, यानी कैश आपने कितनी पी, फिर यानी 80% के लिए आपने इतनी कैश पे की, 20% जो आपके कंट्रोल में नहीं था उसकी वैल्यू कितनी थी, इतनी थी जी, टोटल कंपनी की वैल्यू इतनी है जी। ठीक है, और कंपनी के नेट एसेट्स जब काउंट किए गए तो टोटल इतने बने जी। तो ये इसका, इन दोनों का डिफरेंस, कंपनी की टोटल वैल्यू और कंपनी के नेट एसेट्स का डिफरेंस गुडविल कहलाता है। समझ आई? कि बनते तो उसके 4,70,000 है, लेकिन उसका टोटल वैल्यू 5,50,000 क्यों बन रही है, तो ये डिफरेंस जो है ये गुड वैल्यू की वजह से। अंडरस्टूड? फिर जो है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट रिपोर्टिंग डेट आपने कैसे निकालना है। ठीक है, कि आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, तो यहाँ पे ये गुडविल एट एक्विजिशन है, तो आपने नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट एक्विजिशन वाला लेना है। ठीक है, तो ये देखो कि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट रिपोर्टिंग डेट को कैसे होता है, यानी एक तो एक्विजिशन वाला आप पे आ गया, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट एक्विजिशन। फिर क्या है, एनसीआई शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स। ठीक है, पोस्ट खरीदने के बाद, खरीदने के बाद यानी जब आपने खरीदा, खरीदने से लेकर, परचेज करने से लेकर, ठीक है,
रिपोर्टिंग डेट तक अगर कंपनी का प्रॉफिट हुआ 100,000, ठीक हो गया, इस प्रॉफिट के दो हिस्से होने हैं। क्यों? 80% जाएगा ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग में, ठीक है, और 20% जाएगा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट में। अंडरस्टूड? यानी यहाँ से 20,000 नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का हिस्सा होगा, 80,000 ग्रुप का हिस्सा होगा। समझ आई? ठीक है। सब्सिडी के प्रॉफिट फिर दो में डिवाइड होगा, तो ये नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट प्लस उसमें नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट मजीद जो उस हिस्से का होगा जो इस साल का बना है वो इसमें ऐड करना है, फिर ये ऐट रिपोर्टिंग डेट का टोटल आ जाएगा। क्लियर? फिर ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है, पेरेंट रिटेन्ड अर्निंग 100% डालोगे। फिर जो यहाँ पे आपको बताया टोटल प्रॉफिट आपको अगर 1 लाख हुआ है, 80% अगर आपने शेयर लिए हुए थे तो 80% ग्रुप से रिलेट करेगा। पेरेंट्स परसेंटेज ऑफ सब्सिडरी पोस्ट एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग, पेरेंट परसेंटेज कि पेरेंट ने कितने परसेंट लिया है, 80% लिया है, तो सब्सिडरी पोस्ट प्रॉफिट अगर 100,000 है मल्टीप्लाई बाय ये 80,000, ये आ जाएगा। ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग जितनी भी हुई, अगर पेरेंट रिटेन्ड अर्निंग यानी पेरेंट की अपनी 1,20,000 है तो टोटल रिटेन्ड अर्निंग 200,000 हो जाएगा। समझ आई? क्लियर है? ठीक है। गुडविल, गुडविल क्या होती है आपको पार्टनर में भी पता है, ये यहाँ पे भी बता चुका। तो गुडविल जो है फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, रीड कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल करवाऊंगा लॉन्ग वाली, ठीक है, जिसमें सारा कुछ कवर होगा। ये आपने खुद करनी है इलस्ट्रेशन वगैरह। फेयर वैल्यू क्या होती है? ठीक है, यानी मार्केट वैल्यू जिस पे जो आज की डेट में हो, ठीक है, आज की डेट में वो चीज़ कितने में सेल हो सकती है। रीड कीजिएगा। गुडविल का क्वेश्चन डन कीजिएगा, ठीक है। टेस्ट यू अंडरस्टैंडिंग वन व्हाट गुडविल विल अराइज ऑन द एक्विजिशन, ये हम कैलकुलेट भी आगे करते हैं, ठीक है। ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है, ये बता चुका हूँ मैं। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स, ठीक है। हमें क्या चाहिए होता है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कंसोलिडेशन के लिए, प्री एक्विजिशन हमें लेस करना पड़ता है, ठीक है। जैसा कि प्री एक्विजिशन क्या होता है, खरीदने से पहले का प्रॉफिट, खरीदने प्री एक्विजिशन खरीदने से पहले का प्रॉफिट उसका है 800,000, ठीक है। अब जो है खरीदने के बाद का प्रॉफिट पोस्ट एक्विजिशन, ये कैसे पता चलेगा? हम रिपोर्टिंग डेट पे देखते हैं कि टोटल प्रॉफिट उन्होंने दिया है, ये खरीदने से पहले का प्रॉफिट 800,000 है, तो कहा ने इस साल उसका टोटल प्रॉफिट हुआ है 100,000। तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से क्या मुराद है, यानी खरीदने से लेकर रिपोर्टिंग डेट तक जो प्रॉफिट हुआ है, तो वो अगर टोटल प्रॉफिट उन्होंने 1 लाख दिया है, पहले था 800,000, तो कितने का डिफरेंस पड़ा है? 220,000 का। नहीं, 10,000 अगर यहाँ है तो 200,000 का, ठीक है। तो ये 200 हमारा पोस्ट है खरीदने के बाद का। समझ आई? तो ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर जो है ये, ठीक है, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट हैं, इसमें से ये जैसा बता रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। फेयर वैल्यूज, द प्राइस वुड बी रिसीव टू सेल आर एसेट और पेड टू ट्रांसफर अ लायबिलिटी इन ऑर्डर ट्रांजैक्शन बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स एट द मेजरमेंट डेट, यानी मौजूदा डेट पे जिस पे चीज सेल हो सकती है, यानी कितने में सेल हो सकती है। क्वाइड इन कंसोलिडेशन वर्किंग्स, ठीक है, ऊपर ही मैंने आपको बता दिया फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स, ठीक है। हाँ जी, फेयर वैल्यू कंसिडरेशन पेड इन कंसोलिडेशन वर्किंग्स, ठीक है। बाद का तो कहता है कि मैंने कैश की सूरत में ली, ठीक है, यानी मैंने इस कंपनी को 70,000 पे किए, $70,000 पे किए कैश की सूरत में, और कंपनी परचेज कर ली। बाद औक़ात क्या होती है, बाद औक़ात कैश प्लस शेयर्स भी एक्विजिशन होती है, ठीक है। अदर कंडीशन भी, ये एक हो गई। दूसरी कंडीशन ये है, कंपनी कहती है, ठीक है, कंपनी कहती है, पेरेंट कहता है मैं तुम्हें ऐसा करते हैं, तुम्हारे शेयर्स के साथ शेयर एक्सचेंज करते हैं,
ठीक है, तो वो शेयर एक्सचेंज के तौर पर भी कंसिडरेशन होती है। जैसा कि शेयर इशूड, सब्सिडरी इशूड शेयर कैपिटल, पेरेंट कहता है रेशो 3/4 या 4/3, ठीक है, 5/4 कर लो, 5/2 कर लो। पेरेंट कहता है मैं तुम्हारे 5 शेयर लूंगा और अपने 2 शेयर दूंगा, ठीक है, तुम्हें। तो ऐसे एक्सचेंज करके जो है कंपनी खरीदी जाती है। फिर वो जितनी परसेंटेज होती है, फार्मूला देख लें, शेयर इशूड शेयर कैपिटल, सब्सिडी इशूड शेयर कैपिटल, समझ लें अगर 5,000 है, टोटल जितनी भी है 500,000 शेयर्स हैं, परसेंटेज 80% लिया है पेरेंट ने, तो रेशो कितनी है 4/3 शेयर्स यानी का कह रहे हैं। तो फेयर वैल्यू ऑफ पेरेंट, पेरेंट शेयर की फेयर वैल्यू आपने लगानी है, अगर $5 है ऐसे, तो इज इक्वल टू जितना भी है वो टोटल इस कैश में ऐड करेंगे, तो शेयर एक्सचेंज वैल्यू प्लस कैश ये दोनों मिलाकर आपने सब्सिडरी ली है, ठीक है। तो उस वक्त ऐसा करते हैं, ठीक है, ये फार्मूला लिख लीजिएगा। तो ये इससे क्या होता है, यानी डेबिट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, फेयर वैल्यू ऑफ इशूड शेयर, क्रेडिट क्या होता है, इशूड शेयर कैपिटल, और क्रेडिट शेयर प्रीमियम। ओके, ठीक है, ये इलस्ट्रेशन कर लीजिएगा, बिल्कुल ऊपर वाली ही एग्जांपल है। ठीक है, देखें तो यहाँ पे ये मैं आपको थोड़ी सी गाइड कर देता हूँ। 70% इंटरेस्ट देखना यहाँ पे, उसने क्या किया है, calculate the fair value of consideration paid by Hoy, acquire control of SPAD and state the accounting entries required to account for the increase in the share capital and share premium। ठीक है, अब देखो तो एंट्री तो ऊपर आपको पता है, कास्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट और शेयर प्रीमियम क्रेडिट, जैसे कि आप करते होते हो। तो दूसरे नंबर पे कैलकुलेट द फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पेड, एक्वायर्ड कहता है 1 जनवरी 2006 को 75% है, ठीक है। द कंसिडरेशन कंसिस्टेड ऑफ एन इमीडिएट कैश पेमेंट ऑफ $1.80 पर शेयर एक्वायर्ड प्लस, ठीक है, प्लस क्या कह रहा है, हुई एग्रीड टू इशू 2 शेयर्स in exchange for every 3 acquired, 2/3 at the date of acquisition। Spade had 2 million, spade कितने शेयर्स हैं, 2 million, 20 100,000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 75%, मल्टीप्लाई बाय 2/3 एंड मल्टीप्लाई बाय पेरेंट मार्केट वैल्यू, पेरेंट की जो है ना शेयर वैल्यू, शेयर की मार्केट वैल्यू, $1 nominal value each in issue, the market or fair value of हुई शेयर एट 1 जनवरी was $3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय $3, ये शेयर एक्सचेंज की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो दूसरी उसने कैश पेमेंट कैसे की है, 100,000 मल्टीप्लाई बाय 1.80, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स एक्वायर्ड बाय हुई ने कितने, यानी जो पेरेंट है कितने शेयर्स उसने लिए, 1.5 मिलियन, ठीक है। देखो तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 75%, 1.5 मिलियन बन जाएगा, ठीक है। तो 1.5 मिलियन यहाँ पे भी जो था दूसरा स्टेप यानी कैश वाला, कैश में आपने ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, सिंपल ही है कि जस्ट शेयर्स को कैश से मल्टीप्लाई, कैश 1.80, तो परसेंटेज उसने कितनी खरीदी है, 75%, तो इससे मल्टीप्लाई करोगे ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपका कैश वाला हिस्सा, कि कैश में उसने कितनी ली, कि कैश उसने इतनी पे की, प्लस उसने शेयर एक्सचेंज भी की है। शेयर एक्सचेंज में उसने क्या किया, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड ये इतने हैं 1.5 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 2/3, ठीक है, यहाँ पे हमने किया, यहाँ पे समझ लो 1.5 मिलियन आ गया, इसको फिर मल्टीप्लाई बाय 2/3, फिर मल्टीप्लाई बाय $3, ठीक है, समझ आया। 1 मिलियन आ गया, मल्टीप्लाई बाय 2, तो फिर $3 मिलियन, $3 मिलियन शेयर एक्सचेंज की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो शेयर कैपिटल ये वही, शेयर कैपिटल में क्या नॉमिनल वैल्यू जाती है, तो 1 मिलियन मल्टीप्लाई बाय $1, तो 1 मिलियन $2 इसमें आएगा शेयर प्रीमियम में जो प्रॉफिट होगा, ठीक है।
फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स इशूड, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड कितने हुए, 2/3 से मल्टीप्लाई किए तो ये नंबर ऑफ शेयर्स इशूड आ गए। ठीक है, जो पेरेंट ने इशू किए। ठीक है, तो ये टोटल करोगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बन जाएगी। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में टू पोर्शन शामिल हैं, कैश प्लस शेयर एक्सचेंज वैल्यू। अंडरस्टूड? ठीक है, तो ये आपने करनी है टोटल। फिर ये इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग, ऊपर आपको बता चुका कि इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग में क्या होता है, दो कंपनीज का आपस में ही ट्रेडिंग। ठीक है, यानी दो कंपनीज से कौन सी मुराद, यानी पेरेंट और सब्सिडरी। तो ये तो फिर कोई भी ट्रेडिंग ना हुई, खुद में अपने घर में कोई ट्रेडिंग हो सकती है, नेट इफेक्ट जीरो। वही बंदा उसी घर का मालिक रिसीवेबल, उसी घर का मालिक पेएबल, कैसे पॉसिबल है? ठीक है, तो ये इनको क्या करना होता है, ठीक है, रिसीवेबल जब आ जाएं तो आप ये इंट्रा ग्रुप रिसीवेबल जो होते हैं, आप इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग माइनस जो होता है इंट्रा ग्रुप रिसीवेबल और माइनस इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग करते हैं आप अकाउंट रिसीवेबल से भी और अकाउंट पेएबल से भी। ठीक है, क्योंकि एक कंपनी के लिए वो अकाउंट रिसीवेबल होते हैं और दूसरी के लिए वो अकाउंट पेएबल होते हैं, तो दोनों को लेस करना है वहां से, नहीं तो ये ओवर स्टेट शो होंगे। जब भी डीलिंग करेंगे ऐसे करेंगे कि अकाउंट रिसीवेबल जब आप एसेट्स में, करंट एसेट में कलेक्ट कर रहे होंगे, पेरेंट अकाउंट रिसीवेबल प्लस सब्सिडरी अकाउंट रिसीवेबल माइनस इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग, माइनस इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग लेस करनी है। इसी तरह अकाउंट पेबल जब आप फाइंड कर रहे होंगे, पेरेंट के लेने हैं, सब्सिडरी के लेने हैं और माइनस इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग। समझ आई? सिमिलरली पर्प जो होता है, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ये भी कैसे डील होता है, अगर पेरेंट सेलर है तो पर्प, यानी यहाँ से पर्प भी तो निकलेगा ना, एक दूसरे को बेचा है इन्होंने, प्रॉफिट पे बेचा है, तो वो जो पर्प इन्होंने अपनी रिकॉग्नाइज किया गया है, एक तो इन्वेंट्री से लेस होगा, माइनस इन्वेंट्री से होगा, और दूसरी जगह रिटेन्ड अर्निंग से लेस होगा, रिटेन्ड अर्निंग से। अब इन्वेंट्री डेबिट होगी तो इन्वेंट्री क्रेडिट होती है पर्प से। ठीक है, इन्वेंट्री को क्रेडिट करेंगे पर्प के केस में, और रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट नेचर की होती है और ये भी कम होती है पर्प से, यानी माइनस होता है पर्प इधर से, तो रिटेन्ड अर्निंग डेबिट हो जाएगी। अंडरस्टूड? ठीक है, तो ये प्रॉफिट आपने ये, और ये किसकी रिटेन्ड अर्निंग डेबिट होगी, पेरेंट की, पेरेंट सेल कर रहा है तो सब्सिडरी के केस में सब्सिडरी की, सब्सिडरी के रिटेन्ड अर्निंग का हिस्सा माइनस करना है। अंडरस्टूड? ठीक है, मस्ट करने हैं। अच्छा जी, ये रिसीवेबल्स वाला बताया हुआ है, नहीं कंसोलिडेटेड। फिर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स, ठीक है, इसकी मैंने आपको भी ऊपर एंट्री बता दिया सब कुछ। ठीक है, सेलर पेरेंट हो तो ऐसे पेरेंट में से करना है, सेलर सब्सिडरी हो तो सब्सिडरी में से करनी है, सब्सिडरी के शेयर में से लेस करनी है, दूसरा ग्रुप इन्वेंट्री में से। ये दोनों ट्रांजैक्शन एक ही तरह की हैं। ठीक है, तो ये ऊपर आपने बनानी है। फिर मिड ईयर एक्विजिशंस, मिड ईयर एक्विजिशन, मिड ईयर में ले लिया आपने। ठीक है, एक तो यानी 1 जनवरी से कंपनी बी का ईयर स्टार्ट हो रहा था और आपने भी उसी वक्त ही लिया, लेकिन एक आपने कंपनी मई में ले ली या जून में ले ली या जुलाई में ले ली, स्टार्ट ऑफ द जुलाई में ले ली। ठीक है, 1 जुलाई में आपने वो कंपनी परचेज कर ली, तो ज़रा अब आपने कंपनी 6 मंथ से परचेज की है, लेकिन इसके जो एसेट्स वगैरह होंगे ना, वो एसेट्स तो फॉर द ईयर होते हैं ना। अब कंपनी आपने ले लिया, अब एसेट्स आपके पास चले आए हैं, तो वो एसेट्स आप पूरे के पूरे रिकॉग्नाइज करेंगे, लेकिन प्रॉफिट जो होगा ना, प्रॉफिट वो आप पूरा रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। अंडरस्टूड? ठीक है, ये जो वैल्यूज होंगी ना, इसकी स्टार्ट ऑफ द ईयर वाली ही लेंगे, बाकी एसेट वाली अगर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है वो करवा दें, लेकिन आपने प्रॉफिट की वैल्यू जो है ना, वो मिड ईयर से ही लेनी है, मिड ईयर से एंड तक लेनी है। समझ आई? यहाँ पे थोड़ा सा ख्याल रखना है।
ठीक है, इलस्ट्रेशन ये भी है, हम यही करते हैं। प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ के ग्रुप बेस्ड अपॉन द प्रीसीडिंग इलस्ट्रेशन एज एट 30 नवंबर 2007। के ग्रुप के ऊपर करते हैं हम, तो वो सारी वर्किंग्स आ जाएंगी इस अंडरस्टैंडिंग में। ठीक है, ये है के ग्रुप। अब इसको देखते हैं और हम भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं इसका। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक हो गया। हाँ जी। अच्छा जी, यहाँ पे क्या है, कह रहे हैं ऑन 1 मई 2007 के अक्वायर्ड 60% ऑफ एस एस सब्सिडरी है 60%। देखें तो यहाँ पे हम पहला ही बना लेते हैं, के ने लिया 60% एस का। ठीक है, यानी हमें यहाँ पे पता चल गया 40% नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है। और कंसिडरेशन यानी उसने सामने सामने बताई है कि कंसिडरेशन पेड कैश की सूरत में 76,000। द समराइज स्टेटमेंट्स ऑफ, देखें भी उसने कब ली है, 1 मई 2007। ईयर एंड कब है, 30 नवंबर 2007। 1 मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, यानी 7 मंथ्स पहले उसने ली है, यानी ये पूरी 12 मंथ्स के लिए नहीं है। यहाँ तक क्लियर, 1 पॉइंट क्लियर, समराइज हो गया। ठीक है, अब जो है इसके नोट्स पे चलते हैं कि नोट में, एट 30 नवंबर 2007 इन्वेंट्री ऑफ एस इंक्लूडेड गुड्स परचेज्ड एट ए कॉस्ट ऑफ $8,000 फ्रॉम के एट कॉस्ट प्लस 25%। ठीक है, गुड सोल्ड हुई, यहाँ पे पर मौजूद है। फिर और क्या चीज मौजूद है यहाँ पे, पर के बाद जो है, पर मौजूद है, फिर जो है द के ग्रुप वैल्यूज द नॉन कंट्रोलिंग interest using the fair value method. Non-controlling interest using the fair value method at the date of acquisition, the fair value of non-controlling interest at fair value दिया हुआ है। ठीक है, एट एक्विजिशन पे है। ठीक है, सो अर्नड अ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर एस अर्नड, एस का प्रॉफिट दिया गया है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है कितना है, इतना है जी। ठीक है, 3 थिंग दी गई हैं, उसमें से एक जो है आपका पर्प भी मौजूद है। अंडरस्टूड। अच्छा जी, इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आप, ठीक है, वर्किंग्स ही कर लें तो बेहतरीन होता है। ठीक है, वर्किंग्स कर ले, उसके बाद आसान हो जाता है सब कुछ। ठीक है, वर्किंग नेट एसेट ऑफ सब्सिडरीज के फाइंड करें। नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी क्या क्या हैं, एट एक्विजिशन डेट, एट रिपोर्टिंग डेट, पोस्ट एक्विजिशन। आप ये एक और कॉलम ऐड कर लीजिए, पोस्ट एक्विजिशन। और हमें कौन से वाले ज्यादातर चाहिए होते हैं, पोस्ट एक्विजिशन, लेकिन रिटेन्ड अर्निंग के लिए एट एक्विजिशन। ठीक है, तो हम जो है देखें तो नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी, ठीक है, इसमें क्या क्या आएगा, शेयर कैपिटल की वैल्यू, प्रीमियम, शेयर प्रीमियम, ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग, रिवैल्यूएशन सरप्लस, ये सब कुछ आते हैं इस फार्मूले में। फार्मूला आपको सही आना चाहिए, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग,
फिर जो है रिवैल्यूएशन सरप्लस, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। ठीक है, इस क्वेश्चन में फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट का कोई नोट नहीं है, रिवैल्यूएशन सरप्लस का नहीं है। फिर जो है शेयर प्रीमियम भी यहाँ पे नहीं है। शेयर कैपिटल की वैल्यू यू कैन सी। चार्जर लगा लो। ठीक है, तो ये देखें, आप देख सकते हैं शेयर कैपिटल की वैल्यू हियर 50,000। ये के का है, ये एस का है। ठीक है, एस का है 40,000। एड एक्विजिशन कोई भी चेंजिंग नहीं है, 40,000 ही था, 40,000। रिटेन्ड अर्निंग ये कौन सी है? 69,000। ये पेरेंट की है, ये सब्सिडरी की है। 69,000 ये कौन सी डेट वाली है? रिपोर्टिंग डेट वाली। ठीक है, तो पोस्ट एक्विजिशन कौन सी होगी, हमें कैसे पता चलेगा? उसने तो हमें सिर्फ प्रॉफिट दिया है। हाँ जी, कोई है यहाँ पे? ठीक है, उसने देखें तो हमें प्रॉफिट दिया है 9,000 का प्रॉफिट जो है सब्सिडरी ने अर्न किया है। तो हमें एट एक्विजिशन का कैसे पता चलेगा? ठीक है, हमें इस प्रॉफिट का डिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि एट एक्विजिशन से लेकर इस डेट तक हमारे पास कितने मंथ रही है? ये 7 मंथ। तो ये प्रॉफिट कितना है? 12 मंथ का। ठीक है, इस प्रॉफिट को ये आपने करना है, और ये आप मुझे अटेम्प्ट करके सेंड करेंगे। 9,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये 7 मंथ का प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, आप ये कौन सी है? ये क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग है एट रिपोर्टिंग डेट वाली। 69,000 से क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग से आप जो है प्रॉफिट, 7 मंथ का प्रॉफिट जो है यहाँ पे जो आएगा, ये लेस करवाएंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा? ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, तो ये कितना बनेगा, कर लेते हैं। ठीक है जी, इसको इधर ले आते हैं। ठीक है, ये 9,000 डिवाइडेड बाय 12, ठीक हो गया, मल्टीप्लाई बाय 7, 5,2,5। ठीक है, 5,250, 5,250 मल्टीप्लाई बाय 1,000 करेंगे तो 5,250। ठीक है, ये आ गया आपका 5,250। ओके, 0,5 और फिर जो है 7,3,6। ओके, ये आ गया आपका 6,350 ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग, 6,3,750। ठीक है, और ये डिफरेंस आपका आ गया पोस्ट एक्विजिशन, सेम एज इट इज 5,250। ठीक है, ये आ गया आपका क्या? पोस्ट एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग की सब्सिडी आपके पास इतने अरसे रही, तो ये नेट एसेट्स आपके हो गए। ठीक है, एट द डेट ऑफ एक्विजिशन और एट द डेट ऑफ रिपोर्टिंग, और ये पोस्ट एक्विजिशन। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन ये कितने बनते हैं? 40,000 और 60,000, 1,000, 1,00,000, 3,750। ओके, तो ये वाले 1,09,000। ठीक है, तो ये पोस्ट एक्विजिशन आ गए 5,250। अंडरस्टूड, ये आपकी फर्स्ट वर्किंग होगी नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी की। नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी की वर्किंग आपने कर ली। ठीक है, अब ये अगर सेकंड वर्किंग आप स्टार्ट करें, तो आपने जो है स्टार्ट करें, तो यहाँ पे आप गुडविल निकाल सकते हैं। ठीक है, गुडविल का फार्मूले आपको 100% आने चाहिए। कंसीडरेशन पेड यानी कैश पेड। ठीक है, फिर वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन पेड, कितनी कंसीडरेशन पेड की है? तो ये 76,000 कैश में थी।
इधर लिखा हुआ है 76,000 कैश। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट एक्विजिशन। ठीक है, क्योंकि हमने 100% तो नहीं ना लिए, 100% लिए तो फिर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने 100% नहीं लिए, तो ये हमने कितने परसेंट लिए, यानी 60%, तो 40% नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट एक्विजिशन है 50,000। टोटल वैल्यू कितनी बन गई, 1,26,000। कितनी बन गई टोटल, 1,26,000, जबकि कंपनी की फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट एक्विजिशन कितनी है, नेट एसेट्स एट एक्विजिशन के जब हम खरीद रहे थे उस कंपनी के नेट वैल्यू की कितनी है, हमने एक यानी वैल्यूअर से एस्टिमेट लगाया, तो उसने एस्टिमेट लगा के बताया भाई ये इतनी है, 1,03,750, 1,03,750। ठीक है, तो ये हमने 1,03,750 की बजाय हम इसकी वैल्यू 126,000 क्यों शो हो रही है, तो जो एक्स्ट्रा शो हो रही है भाई वो इसकी गुडविल है, इसकी रेप्यूटेशन है। ठीक है, 052 052 532 and this one will be 2, yes, 22,250। ये क्या आ गई, हमारी गुडविल आ गई। गुडविल इंटेंजिबल एसेट आपको पता है। थर्ड वर्किंग अब आप कर सकते हैं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के लिए, एनसीआई। एनसीआई एट एक्विजिशन आपको पता है कितना है, 50,000, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, सब्सिडरी पोस्ट रिटेन्ड अर्निंग नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। पोस्ट रिटेन्ड अर्निंग, सब्सिडरी की पोस्ट रिटेन्ड अर्निंग कितनी है, ठीक है, पोस्ट रिटेन्ड अर्निंग कितनी है सब्सिडरी की, ये मैंने आपको कहा एडिशनल कॉलम आप यूज कर लें, ज्यादा बेनिफिट, 5250। ठीक है, ये पोस्ट रिटेन्ड अर्निंग या पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स 5250 है, ये टोटल वाली है। ठीक है, इसमें से ओनली 40% हिस्सा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का है। ठीक है, तो इसका 40% ले दो, है हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय 0.4, तो 2,100। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का फर्दर हिस्सा जो इस साल मजीद ऐड होना है उसमें, तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट बन गया 52,100। 52,100 यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट 4 स्टेप में आप ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग फाइंड कर लें। अब ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग में क्या है, पेरेंट रिटेन्ड अर्निंग 100%। पेरेंट रिटेन्ड अर्निंग कितनी है, 89,000। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पेरेंट ने कुछ चीजें सेल की हुई हैं सब्सिडरी को, तो ये पर्प यहाँ से माइनस होगा, तो माइनस पर्प करना पड़ेगा यहाँ पे, फिर कुछ और अमाउंट आएगी। पेरेंट रिटेन्ड अर्निंग 100%, तो सब्सिडरी की रिटेन्ड अर्निंग का 60% आएगा, कि पेरेंट्स के कंट्रोल में जो है, पेरेंट्स परसेंटेज ऑफ सब्सिडरी रिटेन्ड अर्निंग, पेरेंट्स कंट्रोलिंग परसेंटेज ऑफ सब्सिडरी रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, सब्सिडी रिटेन्ड अर्निंग हमने पढ़ी है। ठीक है, इस रिटेन्ड अर्निंग से मुराद ये उसके टोटल आप रिजर्व्स ही लें। ठीक है, रिजर्व्स जो उसके टोटल हैं वो कितने हैं, यानी अगर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है तो वो भी ऐड होनी है। यहाँ पे जो है सब्सिडी रिटेन्ड अर्निंग, ये ऊपर अभी हमने की है ना, 5250 है। ठीक है, 5250 का 40% तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट में चला गया, 60% इधर आएगा। ठीक है, 2,100 अगर उधर गया है तो बाकी तो इधर आएगा। ठीक है, 5250 हम यहाँ से कर देते, 5250 लेस 2,100,
3150 इधर आ गया। अब हमने परप परप हमें रिक्वायर है, परप परप आप कैसे कैलकुलेट करोगे? परप जो है, आपने यहाँ पे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कैलकुलेट करना है 800,000। ठीक है, ये कास्ट प्लस है, मार्जिन वाला है। परचेज्ड है यहाँ पे, तो 100 प्लस 25 इज इक्वल टू 125। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि एस इंक्लूडेड गुड्स परचेज्ड एट ए कॉस्ट ऑफ $800,000। एस इंक्लूडेड गुड्स परचेज्ड एट ए कॉस्ट प्लस 25%, यानी इसमें प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूड है किसकी तरफ से? पेरेंट की तरफ से। तो हम ये पर किसके लिए फाइंड कर रहे हैं? पेरेंट के लिए फाइंड कर रहे हैं। तो पेरेंट ने इतनी अमाउंट पे खरीदी नहीं है, इतनी अमाउंट पे बेची है। ठीक है, तो ये 800,000 पे पेरेंट ने सेल की हैं। ठीक है, तो पेरेंट के लिए ये सेलिंग प्राइस है, तो सब्सिडरी के लिए परचेजिंग प्राइस है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पर 800,000 डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 25, तो हमारा पर यानी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आ जाएगा। प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितनी है? 800 डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 25, तो ये 1600 पर आ गया। ठीक है, ये इन्वेंट्री से भी माइनस होता है और रिटेन्ड अर्निंग से भी। तो ये देखो यहाँ से आपने 1600 लेस किया 189,000, 1600 लेस करोगे तो 187,400। ठीक है, तो ये हम दोबारा कर लेते हैं। 189,000 लेस करो 1600, 89,000 सॉरी, लेस करो 1600, तो 187,400। ठीक है, तो ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग आपकी आ गई 0,557 और 3,0,191। ओके, 190,550, ये ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग आपकी आ गई जी। ठीक है, फिर ये पर भी आ गया जी। अपने हमने सारी चीजें सॉल्व कर ली हैं। हमने क्या कर लिया है? सारी चीजें सॉल्व कर ली हैं। अब हमने क्या करना है? सीधा सीधा जाके दोनों स्टेटमेंट्स को मर्ज कर देना है, जस्ट इट। ठीक हो गया। अब जैसा कि हम स्टेटमेंट स्टार्ट करें तो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट ईयर एंड 13 नवंबर 2007 फॉर के ग्रुप। ठीक है, फॉर जो भी ग्रुप है जी। हमने सबसे पहले नॉन करंट एसेट से स्टार्ट करना है। नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहले जी हमने इंटेंजिबल एसेट्स यानी गुडविल से स्टार्ट करना है। गुडविल हमारी किधर है जी? आप यहाँ पे कह सकते हो वर्किंग। हमारी गुडविल है जी वर्किंग टू में 22250। ठीक है, गुडविल आप लगा दो जी 22250। ठीक हो गया जी, ये हमारी वर्किंग टू में मौजूद है जी। फिर गुडविल के बाद हमारे पास जो है करंट एसेट्स आ जाते हैं, टेंजिबल एसेट्स, सॉरी नॉन करंट एसेट यानी टेंजिबल एसेट्स की फॉर्म में। तो कौन कौन से आ जाते हैं यहाँ पे देखें तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, ये देखें तो 138,000 प्लस 115, पेरेंट प्लस सब्सिडरी कर दो प्लस 115।
ठीक है, ये आपके पास फिर आ जाएंगे जी 8 और 5, 13, एक कैरी ऊपर 5 और 2, 2,53,000 आ जाएंगे। ठीक है, ये 1000 में है। ठीक है, तो फिर ये नेक्स्ट आ जाता है आपके पास जी इन्वेस्टमेंट। ये चेंज हो जाती है किस से, पता है ना, गुडविल से। और अ, ये नहीं, 76,000 तो इधर होगा। ठीक है ना, 76,000 की तो ये है ना, तो ये और इन्वेस्टमेंट भी हैं इसमें। 76,000 इससे रिमूव करो तो बाकी इन्वेस्टमेंट हैं वो यहाँ पे रहने दो, क्योंकि 76,000 किस से रिप्लेस हो जाएगा, गुडविल से, प्लस जो हम उसके नेट एसेट रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो 98,000 लेस 76,000, तो ये आपके पास वैल्यू 0,00862 और 9 में से 7, 22,000 इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू आ गई, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की हुई है। ठीक है, अब आगे आ जाओ तो करंट एसेट्स की कैटेगरी शुरू हो जाती है, इन्वेंटरी। इन्वेंटरी में क्या करना है, ठीक है, ऐसे फार्मूले आप लिख के स्टेटमेंट भी ये बनानी है, पेरेंट प्लस सब्सिडी माइनस पर्प। ठीक है, पेरेंट की इन्वेंट्री है 15,000 प्लस 17,000 माइनस पर्प था हमारा 1,600। ठीक है, ये 32,000, 15 और 17, 32,000, जिसमें से 1,600 लेस करो तो 30,400। ठीक है, ये इन्वेंट्री आ गई। फिर आपके रिसीवेबल आ गए। रिसीवेबल इंट्रा ग्रुप नहीं थे हमारे कोई भी, तो डायरेक्ट पेरेंट प्लस सब्सिडरी लगा दो, P+S। तो ये कितने कितने हैं, 19,000 प्लस 20,000, 39,000 बन गए जी आपके। ठीक हो गया। तो कैश देखें तो कैश सिर्फ और सिर्फ 2,000 है। ठीक हो गया, कैश इज ओनली 2,000। तो यहाँ पे आपने कैश लगाई, यहाँ पे आपके पास ये टोटल एसेट्स आ गए। अच्छा सॉरी, अच्छा जी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास टोटल एसेट्स आ जाएंगे, काउंट करें इनको, टोटल एसेट्स हो जाएंगे। ठीक है, ये आपने मस्ट कैलकुलेट करना है और मुझे इन्फॉर्म करना है। ठीक है, मस्ट आपने मुझे इन्फॉर्म करना है। टोटल एसेट्स जब आ गए आपके पास, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी की सेक्शन में। ये भी आप प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, टोटल एसेट्स मस्ट बी इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटीज। ठीक है, हम अब इक्विटी सेक्शन में जाते हैं। इक्विटी सेक्शन में आपने क्या करना है, ठीक है, शेयर कैपिटल। ठीक है, इक्विटी सेक्शन में आपने ये शेयर कैपिटल किसके, जस्ट एंड जस्ट पेरेंट, जस्ट एंड जस्ट पेरेंट, बिकॉज सब्सिडरी के आप नेट एसेट्स डील कर रहे हो। ठीक है, वो आपने नेट एसेट्स एट एक्विजिशन वगैरह में वो उधर डील किया हुआ है, तो वो आप लेके चलते हैं। यानी अब हम पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स ही सब होल्ड करता है, तो वो उसकी वैल्यू क्या है, ये इधर लिखी हुई है। ठीक है, फिर ये ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग, और फिर यहाँ पे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ठीक है, अब ये ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग, ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग ये क्या है, आपने निकाली हुई है यहाँ पे वर्किंग फोर में 195,550, और ये देखिए नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट भी आपने निकाला है 52,100। ठीक है, 195,550 ये आपने निकाली हुई है, 190,550 ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग, और ये नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट एक्विजिशन 52,100 ये आपने निकाला हुआ है। तो ये आपके पास क्या आ जाएंगी, टोटल इक्विटी सेक्शन आ जाएगी। ये टोटल इक्विटी सेक्शन जो है आपने कैलकुलेट करनी है
और इन्फॉर्म करनी है मुझे कि टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल इक्विटी प्लस लायबिलिटीज हैं। अगर हैं तो हमारा क्या है, क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। लायबिलिटीज सेक्शन में आओ तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या शो हो रही हैं, करंट लायबिलिटीज शो हो रही हैं। तो करंट लायबिलिटीज पेरेंट प्लस सब्सिडरी करो तो कितना आ जाता है, 33 प्लस 43 इज इक्वल टू 30 40 73,000। ठीक हो गया। ये 73,000, 73, सॉरी ये 76, ठीक है, 336 और 437, 76,000 की हमारी करंट लायबिलिटीज आ जाती हैं। अंडरस्टूड। तो ये नो, वी कैन टोटल इट एंड वी कैन अज्यूम दैट आवर बोथ इक्वेशंस आर राइट और नॉट। लाइक दिस इज total liabilities are 76,000, total equity section 50,000, 52,190,550. Okay, we calculate it. 190,550 plus 52,100 plus 50,000, and you can see 292,650. Okay, then 292,650 plus 76,000, 0,568, and 9 and 7 16, one carry, 368650. Okay, this is our equity plus liability section. Now we can check our total assets. Are they equal to the equity and liability? Okay, 368650. Okay, 368650. Okay, remember 368650, 368650. Okay, now let us calculate total assets. Okay, here what will come, 22,000 and 22,000, 44,250, 44,250. Okay, here 44,250 plus 53,000 if you do, 0,5279. Okay, 297,250, if I'm not wrong, 297,250. Okay, these are total assets. Non-current assets, total current assets will be 0, 0, 4, and 9 and 2 11, one carry, 7, 71,400. Okay, then we calculate as total assets 71,400 plus 29, 71,400, 0, 5, 6, 8, 16, 3, 3,68650, 3,68650. You can see that our equation is balanced, means our question is right. Okay, okay, this is very easy. You can try. You have to remember the formulas. Okay, you have to practice again and again, and you have to practice 3 times and send me the notes where did you practice. Okay, that's all for today. तो ये अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपने, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपने सारी अंडरस्टैंडिंग्स करनी है इस चैप्टर की। तो मुझे ये इन्फॉर्म करना है फार्मूले, ये इसीलिए मैं आपको कहता था स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसकी जो है ना आपको एक एक पॉइंट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ किस किस जगह पे है, इसीलिए। ठीक है, तो चलें, ठीक है, आज के लिए अल्लाह हाफिज़।